हम लोग आज अपने बायोलॉजी का बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर हेरिडिटी को लेके आए हैं। जेनेटिक्स का ये पार्ट है हेरिडिटी, जिसमें आप खूब सारे कुछ टर्मिनोलॉजी हेरिडिटी का समझेंगे और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तीनों लॉ, जिसमें रिसेसिव और जीनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स को एक मैथमेटिकली प्रूफ करके 100% आपको रिजल्ट दी जाएगी। हेरिडिटी का मतलब हो क्या रहा है? द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, जो भी जेनेटिक कैरेक्टर है हमारे पास माता पिता के द्वारा यंग वंस में ट्रांसफर होना, यही कहलाता है हेरिडिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को लग रहा है कि क्या मैं पढ़ रहा हूं, अभी आप घबराना मत, यही है इसका खेल। अगर टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ लिया, आपको अगर जेनेटिक्स का टर्मिनोलॉजी पता है, तो आप इसके तीनों लॉ को बहुत ही इजी वे में समझेंगे। एनसीईआरटी यहीं से पूछ देता है, व्हाई ग्रेगर जॉन मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तरीके का कॉन्सेप्ट यहां एग्जैक्टली आपको समझ आ जाएगा कि क्यों एक ही माता पिता के संतान हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स कैसे डेवलप हो जाते हैं। मैंने एक बार कहा था आपको कि माता पिता दोनों लंबे हैं और उनके बच्चे क्या दिख रहे हैं, छोटे, जो आपको समझ नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का रीजन क्या है? यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि उनके माता पिता प्योर टॉल न होकर के कैसे थे, हाइब्रिड टॉल। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉमेट हब में एक बार फिर से। हम लोग आज अपने बायोलॉजी का बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर हेरिडिटी को लेके आए हैं। और हेरिडिटी के बारे में तो हम लोग बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं, क्या कि ये हमारे भाई आपस में एक जैसे नहीं हैं, हमारी सिबलिंग जो है अलग है। हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि वेरिएशंस क्यों आते हैं, और वेरिएशंस इस पूरे के पूरे पृथ्वी का सबसे सुंदर स्वरूप है, क्योंकि इसमें वेरिएशंस आते हैं अकॉर्डिंग टू द एडॉप्टेशंस ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर। हम अपने आप को चेंज करते हैं और वो जेनेटिक कैरेक्टर्स इन्वायरमेंट के साथ ढलता है और हेरिडिटी और इवोल्यूशन में मदद करता है। इन सबको समझने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर तरीके से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया, वो लॉ को वन बाय वन करके समझेंगे। जेनेटिक्स का ये पार्ट है हेरिडिटी, जिसमें आप खूब सारे कुछ टर्मिनोलॉजी हेरिडिटी का समझेंगे और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तीनों लॉ, जिसमें रिसेसिव और जीनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स को एक मैथमेटिक्सली प्रूफ करके 100% आपको रिजल्ट दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी चैप्टर। चले फिर हम लोग स्टार्ट किया जाए। हम लोग इस चैप्टर को, जैसे आप लोग जान ही रहे हो, इसको नाम दे देते हैं हम लोग क्या, हेरिडिटी, राइट। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी की जरूरत है जो हम लोगों को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स के टर्म्स हैं जो आप लोग इससे पहले क्लास 10th में नहीं सुने हैं, कुछ एक चीज को छोड़ के, ठीक है ना। तो चलिए कुछ टर्मिनोलॉजी को भी हम लोग देखेंगे, और साथ में जैसे अगर देखा जाए कि ये क्या है, हेरिडिटी क्या होता है। अगर पूछ दिया जाए कि भाई हेरिडिटी होता क्या है आपसे, तो क्या जवाब दोगे आप? सिंपल सा लॉजिक इसका सिंपल है, द ट्रांसफर राइट, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, राइट। जेनेटिक कैरेक्टर क्या है? ये जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस। जो आपके पास जेनेटिक कैरेक्टर है, जेनेटिक कैरेक्टर को आपके इस बुक में और भी नाम दिया होगा, इसको कहीं कहीं पे नाम दे दिया होगा ट्रेट्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेट्स का जेनेटिक कैरेक्टर ही समझिए, एक ही चीज है, ठीक है ना। क्या हो सकता है जेनेटिक कैरेक्टर? अरे भाई, आपके माता पिता जैसे बड़े हैं, टॉल है, टॉल मदर, टॉल फादर भी, लेकिन आप देख रहे हो कि जो यंग वंस है, या तो टॉल्स हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है। बड़ा अजब तरह का खेल है। तो ये जो ट्रेट्स हैं, यानी कि हमारी किसकी बात कर रहे हैं? उसकी हाइट की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या करते हैं, मदर फादर दोनों अलग अलग शेप, साइज, कलर में अंतर है। जैसे एक का थोड़ा फेयर कलर है, एक का थोड़ा ब्लैक कलर है, ठीक है। तो कलर, बॉडी का फेस कलर, ठीक है, और भी चीजें, जैसे आपके बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देता है ईयर लोब के बारे में।
ईयरलोब क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी बच्चे का ईयरलोब फ्री होता है, जैसे यहां से कनेक्ट नहीं होगा, टच नहीं होगा, फ्रीली होगा, ठीक है। तो ईयरलोब या तो क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है, या वो अटैच हो सकता है, इसलिए इसे क्लोज भी बोलते हैं, अटैच्ड ईयरलोब्स, राइट। सबसे कॉमन फीचर्स जो आप वेरिएशंस देख लिए, आंखों का कलर, जो हमारी आई की प्यूपिल की कलर है, ये हो सकता है कि ये ब्लैक भी हो, और कभी कभी क्या होता है, ये ब्राउन भी होता है, ठीक है, इस तरह का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में हम क्या बात करना चाहते हैं। यानी जेनेटिक कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स है जो माता पिता के द्वारा उनके यंग वंस में ट्रांसफर होता है। तो आखिर ये होता कैसे है? होता ऐसे है, क्योंकि जब हम फ्यूजन ऑफ गैमेट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट का मतलब क्या है कि जहां पे गैमेट्स आपस में फर्टिलाइजेशन के थ्रू फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद दोनों जेनेटिक कैरेक्टर आपस में क्या हो गए, चेंज हुए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन सब का रीजन, ये जो जेनेटिक कैरेक्टर्स का रीजन अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें हमारे मेल और फीमेल दोनों जानते हैं आप लोग क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अलग अलग होंगे तो उनका जीन के अंदर जो ओवरलैपिंग हुआ, उस ओवरलैपिंग होने की वजह से जो प्रोटीन है, जो जेनेटिक प्रोटीन है, जिसको जीन के रूप में जानते हो आप, वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब वो जीन कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ डोमिनेंट हो जाएगा और कुछ चीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होगा जो छुप जाएगा, जिसे हम लोग अलग नाम दे देते हैं रिसेसिव। जैसे माता पिता बड़े हैं लेकिन उनका यंग वंस क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब क्या कि उनका जो जेनेटिक जीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट वाली है, वो टॉलनेस ना हो करके क्या हो गई, रिसेसिव कैरेक्टर चली गई, ड्वार्फनेस। ठीक है, अभी समझाते हैं वन बाय वन करके। तो एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि हेरिडिटी का मतलब हो क्या रहा है, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। जो भी जेनेटिक कैरेक्टर है हमारे पास, माता पिता के द्वारा यंग वंस में ट्रांसफर होना, यही कहलाता है हेरिडिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये सारी चीजें हो रही हैं, आप देखोगे कैसे, तो हमारे क्रोमोजोम्स के प्रति हो रहा है। ठीक है, तो क्रोमोजोम्स हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, क्लास 9th में ही स्टार्ट करते थे, तो उस समय से हम लोग समझते थे। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल थोड़ा सा समझाते हैं, ह्यूमन का ही एग्जांपल आपको लेकर के दिखा रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने लिया कि ह्यूमन का हम लोग जरा एग्जांपल लेके देखें कि जेनेटिक्स को समझने के लिए सबसे बेसिक एंड कॉमन फीचर्स है। ठीक है ना, इसमें खूब सारे वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। इसको अगर आप देखो ये मेन चीज क्या है, हमारे क्रोमोसोम्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, क्रोमोसोम्स जो हमारा पहले पढ़ते थे एक अलग नाम से, जो कि नॉर्मल नाम होता था जेनेटिक मटेरियल। क्या नाम था, जेनेटिक मटेरियल। हर एक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग कभी कभी क्रोमैटिन बोलते थे। ठीक है ना, जब सेल का कोई स्ट्रक्चर बनाते थे, नॉर्मल सा एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहां पे न्यूक्लियस बना देते थे, और न्यूक्लियस के अंदर इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा देते थे। तो यही क्या था, यही हमारा है क्या, क्रोमोसोम्स। राइट, अब जरा बेसिक फीचर समझिए। ह्यूमन में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। एक खास बात है कि क्रोमोसोम्स ऑलवेज, याद रखना, क्रोमोसोम्स ऑलवेज ट्राई टू बी इन अ पेयर, ट्राई टू बी इन अ पेयर। राइट, हमेशा किसी न किसी पेयर के फॉर्म में रहते हैं। तो अगर जरा हम देखें 46 हमारे पास क्रोमोसोम्स है, तो हमारे पास टोटल क्रोमोसोम्स का पेयर कितना हो गया, 23 पेयर्स। राइट,
और एक खास बात है, इस 23 पेयर्स में 22 पेयर्स, जो 22 पेयर्स हैं एग्जैक्टली सेम है, इसलिए इन सबों को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोसोम्स। यानी कि ये एग्जैक्टली सेम है, यानी कि मेल में भी ऐसे ही होगा और फीमेल में भी क्या होगा, ऐसे ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि 22 पेयर क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स है और ये दोनों में सेम है, यानी कि मेल में भी सेम और फीमेल में भी सेम, राइट। वन क्रोमोसोम्स जो डिसाइड करता है यही आगे जाके सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करेगा, जो मेल के लिए एक्स और वाई होगा, ये वाई रिप्रेजेंट करेगा हमारे मेल के लिए, और इसी में जब एक्स और एक्स होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्रोमोसोम्स पाया कहां जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल में पाया जा रहा है, ठीक है ना। और जेनेटिक मटेरियल में हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स है। अब क्रोमोसोम्स को समझना होगा कि कैसे है, कैसा रहता है। दो तरह की सेल्स आप लोगों ने पढ़ी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक्स में जो सेल होते थे, जो प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल्स होते थे, तो वहां क्रोमोसोम्स का टाइप भी थोड़ा आरएनए के फॉर्म में है, रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। यानी कि जो क्रोमोसोम्स है एक तरह से देखा जाए तो दो तरह के हमारे पास हैं, एक है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, राइट, रिबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारा किस तरह का सेल में पाया जाएगा, डीएनए में ये हमारे को सेल में पाए जाएंगे यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि वेल डेवलप वाले स्ट्रक्चर में होंगे, ठीक है। इसी तरह जब प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल्स था तो यहां पे क्रोमोसोम्स किसके फॉर्म में था, आरएनए के फॉर्म में था। कैसा था, आरएनए के फॉर्म में था, यानी कि ये रिबोन्यूक्लिक एसिड है। कैसा है ये, रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्या मतलब है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं इसमें, देखिए इसके स्ट्रक्चर पे आप जब जाओगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर जैसे आरएनए को ले लो, ठीक है ना, यानी कि प्रिमिटिव काइंड ऑफ जहां पे भी आपके पास सेल होगा आप समझ जाना वहां पे किस तरह का जेनेटिक कैरेक्टर होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हमारे आरएनए के फॉर्म में होंगे, वो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट, लाइक ऐसे बना होगा, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इनके बीच में बेस होते हैं जो अलग अलग बेस अलग अलग फॉर्म बनाते हैं। जैसे इसी में बेस होता है हमारे पास, ए से डिनोट करते हैं एडिनिन, जो कि थाइमिन से जाके जुड़ता है, साइटोसिन जो कि गुआनिन के साथ जुड़ता है, और यहां पे थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर के रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह जब इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर आता है तो ये स्ट्रक्चर आता है डीएनए के फॉर्म में, जो यही स्ट्रक्चर अब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, लाइक दिस वन, राइट, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया। और यहां पे अब इसके पास हमारे पास जो बेस होते हैं आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बन रहा है, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, ये हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेस हमेशा यहां पे ऐसे ही होंगे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन और फॉस्फेट बॉन्ड के साथ जुड़ता रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली समझिए कि ये सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, मैं इसको समझाने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और ये देखिए हमेशा पेयर के फॉर्म में है, मैंने आपको बताया ना, क्रोमोसोम्स हमेशा किसके फॉर्म में रह रहा है, पेयर के फॉर्म में रह रहा है, ठीक है। ऐसे, ठीक है, जैसे क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास कैसा है, पेयर के फॉर्म में है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अब जरा देखो यहीं पे जो बेस बना, यहीं पे जो बेस बना, ये जो बेस बन जाते हैं ये जो है यही बन जाएंगे, जीन का फॉर्मेशंस करेंगे। जीन क्या है कि ये एक बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीनियस पार्ट है जो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाएंगे, और वही जीन कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए काफी है, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर आप समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम कर रहा है जेनेटिक का स्ट्रक्चर, हम लोग कैसे समझेंगे। कभी कभी आप देखोगे ये काफी बड़ा है स्टडी का रूप, ठीक है ना। एक जीन मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डेवलप करने के लिए काफी है, लेकिन उसी में जब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाएगी तो वो एक अलग रूप में आ जाएगा जो कि एलील के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को डिनोट करता है, स्पेसिफिक, ठीक है ना, कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। जैसे आई की बात कर रहे हैं तो आई तो डेवलपमेंट किया, साथ में उसका कलर भी ब्लैक ही हो रहा है या ब्राउन ही हो रहा है, ये डिपेंड करता है कौन, हमारा जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आता है हमारे प्रोटीनियस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि एलील्स के फॉर्म में। तो चलिए आपको समझ में एटलीस्ट अब आ गया होगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। एक एक करके हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है। क्लीन बोर्ड, क्लियर, ओके, डन। देखिए अब हम लोगों ने हेरिडिटी को समझ लिया। जीन क्या है अगर पूछ देता है तो आपको लिखना चाहिए क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ protein part, right, which is present on chromosomes, which present on where, chromosomes, who help to develop the characteristics, who help to develop the characteristics, right, या ट्रेड्स, आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ट्रेड्स, ठीक है ना। तो ये ऐसे चल रहा है। अब मैंने बताया कि इसी में आप स्पेसिफिक जब हो जाओगे तो वो हमारा हो जाएगा किसके बारे में, एलील के बारे में। ये क्या करेगा, ये जेनेटिक जीन का स्पेसिफिक पार्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जीन, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ gene who responsible to develop, यहां पे याद रखना स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, राइट। जब कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहा है तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कौन, एलील, राइट। प्रोटीनियस पार्ट ही है, कोई अलग बात नहीं है, वो जीन पे ही पड़ा हुआ है, एक ही जीन। ये बहुत ही बड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग, काफी बड़ा कोर्स है। ऐसा नहीं है कि इसे इजी वे में एक दिन में आप वो कर लोगे। जेनेटिक्स थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है तो इसको समझना होगा। अब देखो जैसे हम लोगों ने बताया कि हर एक क्रोमोसोम्स पे अलग अलग तरह का हमारे पास क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स अब आप देखोगे कि कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, यानी कि अब कुछ नया टर्म आ गया। यानी देखिए एक मैंने नाम दे दिया यहां पे डोमिनेंट, क्या हो गया, डोमिनेंट। ये डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होते हैं, ये इस तरह का खूब सारा आपके पास आएंगे टर्म्स। डोमिनेंट ट्रेड्स नाम से ही पता हो रहा है। डोमिनेंट ट्रेड्स वो होंगे जो फिजिकली अपीयर हो रहा है, ऐसा जेनेटिक कैरेक्टर जो फिजिकली अपीयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द काइंड ऑफ जीन, द काइंड्स ऑफ जीन हु responsible for developing the dominant character, the dominant character। एक चीज आप समझ जाओ कि डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होंगे जो हर परिस्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि अगर उसका एक भी एलील आ जाए, यानी कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये कैसा होगा, हेट्रोजीनस होगा। क्या होगा, हेट्रोजीनस होगा। और उसका कैरेक्टर्स वन एलील भी क्या है, काफी है। वन एलील इज इनफ टू शो द व्हाट, डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए एक एलील भी काफी है,
क्या मतलब है इसका? एक चीज और समझना, मैंने बताया था कि क्रोमोजोम्स क्या होते थे। क्रोमोजोम्स हमेशा पेयर में रह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो एक क्रोमोजोम्स, एक सिंपल सा मैं एक सेल का बना रहा हूं नॉर्मल, अगर इसके अंदर हमारे पास दो क्रोमोजोम्स के रूप में अगर है, ये एक क्रोमोजोम्स, एक ये क्रोमोजोम्स, राइट। तो एक खास बात इसकी एक समझ लेना कि इन दोनों में अगर एक भी आएगा, इन दोनों को अगर अलग अलग पिक कर दोगे आप, जैसे ये यहां पे चला गया, तो इसके पास भी ये सेम है, एकदम एग्जैक्टली इसके क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए दोनों ही जेनेटिक क्रोमोजोम्स का जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस पर्टिकुलर क्रोमोजोम्स पे ही हमारे पर्टिकुलर एरिया पे एक पर्टिकुलर जीन पाया जाएगा जो डोमिनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ ऐसे भी जीन हैं जो रिसेसिव के लिए भी वो है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि डोमिनेंट ट्रेट्स वो कैरेक्टर होंगे जो आपको यंग वन में, F1 पीढ़ी में आपको इजी वे में उनको दिख जाएगा कैरेक्टर। जैसे मान लो मदर हमारी सांवली है और फादर हमारे गोरे हैं, एकदम सिंपल सा लॉजिक समझ लो। और आप देख रहे हो कि जो बेबी हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो जो गोरा कैरेक्टर है वो उनके यंग वंस में आ रहे हैं, उनके बच्चों में आ रहे हैं। यानी कि वो डोमिनेंट ट्रेट्स है। क्या है? डोमिनेंट ट्रेट्स है। और वो एलील्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमारे पास जो डोमिनेंट एलील है वो एक सिंगल भी ट्रांसफर होगा हेट्रोजीनस कैरेक्टर का होने के बावजूद भी, तब भी वो क्या होगा, सेम होगा। हेट्रोजीनस इसलिए है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। समझ में आ रहा है? इसी तरह जैसे आप देखोगे इसी का रिसेसिव कैरेक्टर, एक और हमारे पास टर्म आ जाता है रिसेसिव, राइट। कि जैसे हिडन कैरेक्टर, एक लाइन का समझ लो कि ये एक तरह से हिडन कैरेक्टर है। कैसा है ये? हिडन कैरेक्टर है। याद करने के लिए, द काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट शोन इन नेक्स्ट जनरेशन, राइट। द काइंड of characters, right, which are not shown, which are not shown in next generation, right। F1 जनरेशन, F4 F2 में शो नहीं हो रहा है। जैसे मान लो दो हमारे पास दोनों फादर और मदर, एग्जाम्पल में ध्यान से देखो, टॉल फादर है और मदर भी, tall father and mother, right? But children will be small, यानी कि शॉर्टर हैं, ड्वार्फ हैं, राइट। ये कैसे हो गया? शॉर्टर है, राइट। कैसे हो गया? जबकि ये तो हमारे को मिलना चाहिए था प्रॉपर। इसका मतलब है कि वो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो शो नहीं हुआ, कुछ वो प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है। समझ में आ रहा है? वो रिसेसिव है। वो कैसे बनता है वो भी बताता हूं आपको, ठीक है ना। यानी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो माता पिता के द्वारा जो आना चाहिए था वो नहीं आया यंग वन पीरियड में, तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नाम दे देते हैं क्या? रिसेसिव कैरेक्टर्स, राइट। जैसे आखिर ये होता कैसे, ये भी आपको समझा देता हूं यहां पे। देखिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझिए। रिसेसिव एक और भी है, आइडेंटिकल होगा, होमोजीनियस होगा। कैसा होगा? होमोजीनियस होगा। जो हेट्रोजीनियस ना होकर के ये कैसा होगा? होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस, अब ये भी आप नहीं जानते होगे। होमोजीनियस का कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जैसे ये सेम हो, स्मॉल ए और स्मॉल ए, एक सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ले लिया, तो ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, या टॉल है, जैसे मान लो टॉल के लिए टी हम यूज करते थे, तो यहां पे क्या हो गया? 2T है। यानी कि 2T का मतलब क्या? हम लोग बात कर रहे हैं दो क्रोमोजोम्स, वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स जो कि पेयर के फॉर्म में है, और वो दोनों क्या हैं? स्मॉल टी के फॉर्म में दिख रहे हैं या स्मॉल ए के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो ये होमोजीनियस होगा, और डोमिनेंट वाले में क्या था? हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है। जैसे देखो और भी आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट, देखो और भी टर्मिनोलॉजी। होमोजीनियस, राइट,
होमोजेनियस यानी कि सिंपल सा समझ लो कि दोनों का करेक्टर, दोनों का जो क्रोमोजोम्स है वो क्या है, सेम है। चाहे वो XX के फॉर्म में हो या AA के फॉर्म में हो, कोई भी हो, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। डोमिनेंट कैरेक्टर्स को लिखने का भी एक तरीका है जो आपको अभी 1 बाय 1 बताते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब यही चीज को अगर हम दे दें हेट्रोजीनस, राइट, ध्यान से समझना, यहां समझना बहुत जरूरी है। हेट्रोजीनस का मतलब कि अब यहां पे जो जेनेटिक कैरेक्टर का क्रोमोजोम्स है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे एक कैपिटल X हो गया, एक स्मॉल हो गया, या इसी तरह अगर टॉलनेस की अगर हम बात करें तो एक कैपिटल T और एक स्मॉल t हो गया, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा होगा कि नहीं, एक बार समझना, बताना उसको। अब जरा हम लोग समझते हैं कि कैसे का। देखिए एक और भी चीज आपको, नया मैजिक आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लो एक क्रोमोजोम्स है, एक सिंपल सा क्रोमोजोम्स है, इसको एकदम याद कर लेना है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स मान लेते हैं हम लोग, टॉलनेस की मान लेते हैं, ठीक है। टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसे मान लो इसका जीन है भाई, क्रोमोजोम्स पेयर के फॉर्म में है और टॉलनेस के लिए हमने कैपिटल T डिनोट किया। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को याद रखना कैपिटल लेटर्स में शो करते हैं, और ये एक रिप्रेजेंटेटिव करने का तरीका है, क्योंकि अब टॉलनेस का स्ट्रक्चर बनाने लगोगे तो आपको किसी भी चीज का समय लगेगा। तो मैंने उसको एब्रीवेशंस के रूप में उसको अल्फाबेटली प्रूफ कर दिया। तो जैसे टॉलनेस के लिए 2 हमारे पास कैपिटल T है, तो ये तो ठीक है कि भाई ये प्योर है, लेकिन ध्यान देना ये देखो क्या है, प्योर है। ऐसा नहीं है कि एक कैपिटल T और एक स्मॉल t अगर मैं लिख दूं तब भी ये क्या होगा, तब भी ये टॉल ही होगा। क्यों, ध्यान से समझिए कि किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर में एक भी अगर क्रोमोजोम्स जो डोमिनेंट एलील है अगर उसको चला गया उसके पास, तो हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, डोमिनेंस कर जाएंगे। इसलिए वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंस कैरेक्टर हो जाएगा। ये कैसे आएगा मैं आपको समझाऊंगा। अभी रूल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 2 फादर और मदर लंबे थे, लेकिन उनके बच्चे क्या हो रहे हैं, स्मॉल हो रहे हैं। एक कैसे होता है, उसका यही है क्योंकि वो जो टॉलनेस थी वो प्योर न होकर के वो क्या थी, चूंकि ये हेट्रोजीनस है इसलिए इसका नाम लिख देते हैं हाइब्रिड। क्या लिख देते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। अगर ये हाइब्रिड है तो चांसेस है कि हो सकता है कि टॉल भी हो और हो सकता है कि ड्वार्फ भी हो जाए। और ये एग्जैक्टली कैसे आएगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूल को फॉलो करके, जो अभी हम लोग देखेंगे आफ्टर द टर्मिनोलॉजी, राइट, ठीक है। इतना देख लो। इसके बाद वही चीज को एक अलग के फॉर्म में दिखता है, जैसे फिनोटाइप। क्या होता है, फिनोटाइप, राइट। हम शॉर्ट में आपको आज बताते हैं फिनोटाइप, और एक टर्म लिखेंगे यहां पे क्या, जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। फिनोटाइप को याद रख लेना, ये किसको शो कर रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, राइट। फिजिकल स्ट्रक्चर, राइट। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब अपीयरेंस इसकी कैसी है, क्या दिखता है, ये जो कहलाता है फिनोटाइप। यानी कि डोमिनेंट जीन जो रिस्पॉन्सिबल था डोमिनेंट कैरेक्टर को उभारने के लिए, फिनोटाइप फिजिकली अपीयरेंस होगा फिजिकली के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल हमारे पास, जैसे टॉलनेस है, राइट, उसी तरह ब्लैक आई है हमारे पास, ये सब डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। और फेयर स्किन, ठीक है ना, ब्लैक कलर, ईयरलोब, फ्री ईयरलोब, ये अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि और भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यानी कि फिनोटाइप वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फिजिकली अपीयर होगा माता पिता के द्वारा जो संतान आए हैं, ठीक है, वो दिखता है, ठीक। जीनोटाइप क्या करता है, ये शो करता है जीनोम के बारे में,
यानी कि जीनोम को शो करता है कि किस तरह की जीन से बना हुआ, ठीक है ना। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ जीन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ जीन। अभी तक आप लोगों को लग रहा है कि क्या मैं पढ़ रहा हूं, अभी आप घबराना मत, यही है इसका खेल। अगर टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ लिया, आपको अगर जेनेटिक्स का टर्मिनोलॉजी पता है, तो आप इसके तीनों लॉ को बहुत ही इजी वे में समझेंगे। कैसे करेंगे, वन बाय वन हम लोग समझा रहे हैं अभी आपको, ठीक है। तो जेनेटिक जो स्ट्रक्चर जो आ रहा है, जीनोम जो बता रहा है, जो एलील्स के बारे में बता रहा है, वो कहलाता है जीनोटाइप, ठीक है ना। कुछ कुछ जोड़ लेना एक हमारा जो ट्रिक है उसके अनुसार। जैसे फिनोटाइप को समझ लेना एक तरह से डोमिनेंट के फॉर्म में, ठीक है, और जीनोटाइप में थोड़ा सा समझ लेना ये कैसे समझ रहा है, रिसेसिव के फॉर्म में। यानी कि जीनोम कैसे जाके प्रॉपर तरीके से हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स को इंफॉर्म कर रहा है, डेवलप कर रहा है, वो हमारा इंफॉर्मेशंस ये दोनों देता है। फिनोटाइप फिजिकल स्ट्रक्चर, जीनोटाइप जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसी में F1 जनरेशंस का टर्म आएगा जो कि आपको आना चाहिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट F1 है तो फर्स्ट, F2 है तो सेकंड, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, राइट। यानी कि माता पिता के द्वारा जो पहली पीढ़ी है उसे ही हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। देखो अभी तक ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, आपको समझा दूं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं चल रहा हूं वन बाय वन, कैसे इस चैप्टर को समझना है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेते हैं एक नई स्लाइड और चलते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, आ गया ये चैप्टर का नाम हमारा, एक बार फिर से समझिए, बीच में और आएगा कोई टर्म्स जो हम आपको समझाते हुए चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आ गया है हेरिडिटी, और हेरिडिटी को हम लोगों ने समझ लिया कि हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसीजर है, जेनेटिक प्रोसीजर, जिसमें कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर्स माता पिता के द्वारा यंग वंस को डेवलप होगा, ट्रांसफर होगा। वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फीचर्स, वो ट्रेड्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या, हेरिडिटी। इसको समझाने के लिए हमारे पास जो ग्रेगर जॉन मेंडल का एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को दिया उन्होंने, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के फॉर्म में, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एक चीज और याद कर लेना, इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो उन्होंने दिया, कोई भी लॉ बनने का तरीका क्या है, लॉ बनने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप पहले इतना एक्सपेरिमेंट करके हाइपोथेसिस कीजिए और उसके डेटा को क्रॉस वेरीफाई करिए। अगर वो क्रॉस वेरीफाई मल्टीपल टाइम्स करने के बाद मोर देन 80% एक्यूरेट आता है, तो उसे साइंटिस्ट IUCN के पास भेज देते हैं और वो उस पर्टिकुलर सिनेप्स, उस सिंथेसिस, वो हाइपोथेसिस को एक लॉ के फॉर्म में टैग कर दी जाती है। तब वहां पे ये आ जाता है लॉ बन जाती है किसी भी चीज का। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट है, जो ये क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट, इन्होंने क्या किया, हमारे को दिया ये लॉ, राइट, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। किस चीज पे, ध्यान रखना, कभी कभी वो पूछता है, इसको बोलते हैं हम लोग पी प्लांट। क्या बोलते हैं, पी प्लांट पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देने के लिए। क्या है वो तो बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। पी प्लांट, इसे हम लोग अलग भी नाम से देते हैं, साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, राइट, जानते हैं। तो एक क्वेश्चंस एनसीईआरटी यहीं से पूछ देता है, why Gregor John Mendel chose pea plants for this experiment to find out the law of inheritance? इसका one answers because it leads lots of variations
प्रेजेंट ऑन इट, राइट। वेरिएशंस इसके प्लांट के अंदर खूब सारे देखने को मिल रहा है। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, और ये जो वेरिएशंस है ये कितने तरह का है, 7 वेरिएशंस है, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पॉइंट आप लोगों को मिल गया कि पी प्लांट चूज करने का तरीका क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस क्या है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज प्रेजेंट ऑन द पी प्लांट्स, राइट। और भी इसका टाइम पीरियड, ग्रो टाइम पीरियड काफी कम है। क्या है, ग्रो टाइम पीरियड लेस, राइट। और जहां पे ये पादरी थे वहां पे खूब सारा स्पेस था और वहां का इन्वायरमेंट कोल्ड था, और ये एक रबी क्रॉप है। क्या है ये, रबी क्रॉप, राइट, जो कि विंटर क्रॉप के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये इस प्लांट के डेवलप करने के लिए सुटेबल ज्योग्राफिकल लोकेशंस था, ठीक है। यानी वेरिएशंस मिल गया, टाइम पीरियड ग्रो करने में काफी हमारा कम समय लग रहा है, साथ में वहां के इन्वायरमेंट में ये सुटेबल है ग्रो करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, इसलिए पी प्लांट्स को उन्होंने लिया। कभी कभी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस आता है ये 7 वेरिएशंस के बारे में, पी प्लांट्स के बारे में पूछ देता है, इसको आपको बताना है, इसलिए आप नोट कर लीजिए 7 वेरिएशंस प्रेजेंट्स, राइट, प्रेजेंट इन पी प्लांट्स, राइट। तो ये कैसे कैसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आपको कहीं पूछ दे तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने पी प्लांट की जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसके अनुसार इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में। जैसे एक हमारा हो जाएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी कि पहला हेडिंग हम डाल देंगे किस चीज के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स भी आप डाल दो। अब यहां पे एलील होगा, एक होगा डोमिनेंट और एक होगा रिसेसिव। याद है, डोमिनेंट वो होगा जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा हाईली डोमिनेंट तरीके से, और दूसरा होगा हमारा रिसेसिव जो कि छुप जाएगा, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम आप देख रहे हैं तो एक एक करके देख लीजिए। जैसे पहला है हमारा सीड, जो शेप है उसका, पी प्लांट का सीड का जो शेप है, कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो सीड का शेप हमारे पास, अगर सीड आप देख रहे हो कि वो कैसा है, राउंड है। कैसा है, राउंड है। राउंड समझ में आ रहा है, यानी कि इस तरह से आपको राउंडेबल हो गया, ठीक है ना। और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिसेसिव है, वो है हमारे पास क्या, व्रिंकल। व्रिंकल का मतलब ये राउंड ना होकर के ऐसे हो गया, यानी कि सीड शेप हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। सीड के कलर के बेस पे भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे वेरिएशंस के रूप में देखने को मिलेगा। ये है सीड कलर, राइट। अब देखिए सीड का कलर में हम लोगों ने देखा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कैसा है, येलो है, और सीड का जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो कैसा है, ग्रीन है। यानी सीड के बेस पे हम लोगों ने एक वेरिएशंस यहां से देख लिया, ठीक है। 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने हैं। इसी तरह अब जरा देखिए फ्लावर, फ्लावर का कलर और फ्लावर FLOWER, फ्लावर का कलर के बेस पे, ठीक है ना। इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। तो देखो इसका डोमिनेंट कैरेक्टर हमारे पास क्या है, वायलेट, और ये जो हमारे पास है व्हाइट, व्हाइट और वायलेट, राइट। तो व्हाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा हो जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर, और रिसेसिव कैरेक्टर हमारा हो जाएगा व्हाइट, राइट। उसी तरह सीड का कलर, फ्लावर, ठीक है ना, फ्लावर का कलर
फ्लावर का शेप, फ्लावर कलर हो गया। उसके बाद है हमारे पास, केवल एक ही करना है इसे, कलर के फॉर्म में केवल एक ही है, वॉयलेट और वाइट, ठीक है ना। फोर्थ में देखिए पॉड का क्या होता है, पॉड का शेप, पॉड का शेप कैसा है, ठीक है ना। पॉड का शेप आप देखोगे तो फुल होगा और यहां पे होंगे कंस्ट्रिक्टेड, क्या होंगे, कंस्ट्रिक्टेड, राइट। फ्लावर का एक और भी है पोजीशंस के बेस पे, उसको अभी लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चाहे इसको अभी लिख ही डालते हैं यहीं पे, ठीक। दिस वन हैज टू बी रिमूव, राइट, ओके डन। एक और चीज छूट गया, फोर्थ वाला देखिए, यहां पे फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर पोजीशंस क्या है, दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एक्सियल और दूसरा होता है क्या, टर्मिनल। क्या होता है, टर्मिनल। सिंपल सा समझना, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। एक्सियल का मतलब ये एक प्लांट अगर मैंने बना दिया और उस प्लांट पे समझ लो यहाँ पे है, और जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स कहाँ से निकला, फ्लावर्स उसके बॉडी के सेंटर पार्ट से निकल रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से निकल रहा है, ठीक, और बना डाला यहाँ पे, इस तरह से फ्लावर बन गया, यानी कि टिप पे नहीं है, ठीक है ना। यानी कि फ्लावर जो डेवलप हुआ उस प्लांट के बीच के किसी पार्ट से डेवलप हो गया। इस तरह के पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और यही चीज जब टर्मिनल हो जाएगा, टर्मिनल का सेंस हो गया कि जब वो प्लांट हमारा जो रूट के फॉर्म से जो ऊपर आया वो हमेशा कहाँ पहुंच रहा है, उसके टिप पे डेवलप हो रहा है। इसको बोलते हैं क्या, टर्मिनल। आप बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स देखे होंगे प्लांट में, ध्यान से आप देखोगे तो फ्लावर के बीच के टहनियों के बीच से जो निकल रहा है फ्लावर, उसको हम लोग बोलेंगे शेप ऑफ एक्सियल, और ये हो जाता है क्या, टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जो हम लोगों ने देखा सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन। अब देखेंगे पॉड के फॉर्म में। अब इसी का जो पॉड है, जैसे मान लो हमारे पास है पॉड, पॉड मतलब उसका जो छिलका है, ठीक है ना। तो पॉड क्या करता है, पॉड का भी शेप हमारे पास अलग अलग है, ठीक है। पॉड शेप, राइट, के बेस पे 4 हो गया था, ये 5th हो जाएगा। पॉड शेप, पॉड शेप हमारा कैसा है, एक होता है फुल, क्या बोलते हैं इसको, फुल, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और रिसेसिव कैरेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड। क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये क्या चीज है, ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फुल का मतलब, जैसे एक हमारे पास ये जो पॉड है, छिलका जो उसका मटर का, वो इस तरह से बना हुआ, ये ऐसे बना हुआ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फुल। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हमारा मटर, राइट, पीस। उसी तरह जब हमारे पास सेम चीज यहां पे दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कुछ देर गोल्डन मटर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरह से बना हुआ, राइट। तो इस तरह के हम लोग जो हमारे पास बनेंगे पॉड, और यहां पे हमारा एक एक क्या हो जाएगा, प्रॉपर पीस हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। यानी कि देखिए वेरिएशंस आपको कितने सारे देखने को मिल रहा है। पॉड का शेप, ठीक है। 6 देखिए, पॉड का कलर। इसी तरह हमारे पास एक और भी है, पॉड का कलर, राइट, COLOR, राइट। पॉड का कलर के फॉर्म में जब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, एक है ग्रीन और एक है येलो। क्या है, ग्रीन और येलो। तो ग्रीन हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर, और येलो हमारा हो जाएगा रिसेसिव कैरेक्टर। यानी कि यहां तक कहानी 6 का खत्म। अब बचा एक हमारे पास, जो कि टॉलनेस है स्ट्रक्चर प्लांट में।
टॉलनेस में या तो पी प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, या दूसरा हमारे पास क्या होगा, ड्वार्फ होगा। देखिए हम लोगों ने अब देख लिया ये 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज प्रेजेंट इन द पी प्लांट, राइट। दैट इज लीड्स टू व्हाट, it leads to reason to choose this plant for their experiment, because the key feature is here has been present variations, lots of variations we have been seen in particular pea plant in a same particular area, right। जहां पे उन्होंने ग्रो किया अपने चर्च के सामने, वहां पे उनको अलग अलग तरह के उनके सीड का शेप देखने को मिला, कलर देखने को मिला, फ्लावर का कलर देखने को मिला, उसका पोजीशंस देखने को मिला, उसके छिलके का शेप देखने को मिला अलग अलग तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको क्या कर रही है, इट लीड्स टू वेरिएशंस, राइट। तो ये 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद होने चाहिए। आप लोग याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इससे हमारे पास PYQ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं 2 मार्क्स के, राइट। तो 2 मार्क्स को पहले हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यानी कि पी प्लांट क्यों चूज किया गया, उसके रीजन है वेरिएशंस, जल्दी वो ग्रोथ करता है, साथ में हम जब चाहें क्रॉस फर्टिलाइजेशंस कर सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशंस भी कर सकते हैं, और अलग अलग आउटपुट लाने की कोशिश कर सकते हैं, जो आउटपुट हमारे को रूल्स के रूप में, लॉ के रूप में जाके शो करेगा, ठीक है। तो ये वेरिएशंस आपको दिख गया होगा। अब पी प्लांट्स जब हो गए हमारे पास तो समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग अब कलेक्ट किया, उन्होंने क्या किया। अब ग्रेगर जॉन मेंडल इसको प्रॉपर तरीके से खूब सारा प्लांट्स को क्रॉस फर्टिलाइजेशंस करा करा के करीबन 1064 प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराए, और उन्होंने अपना पार्ट स्टार्ट करना शुरू कर दिया, एक्यूमुलेट किया, हाइपोथेसिस किया, इकट्ठा किया इंफॉर्मेशंस कि F1 जनरेशंस में कैसे आ रहे हैं, कितने आउटपुट, कितने प्योर हैं, कितने रिसेसिव है, कितने हाइब्रिड हैं, और कितने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया। इसी को इन्होंने अब नाम दे दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए अब जरा 1 बाय 1 करके हम लोग इसको समझते हैं, और इस चैप्टर में जरा फ्रेश होके अब समझ जाना कि एकदम तरीके से यहां से स्टार्ट हो गया तुम्हारा ये प्रॉपर चैप्टर। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में लॉ बता दिया ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने पहला लॉ दिया, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस शॉर्ट में यहां समझाऊंगा, नेम सारे और कुछ बेसिक कैरेक्टर्स, उसके बाद 1 बाय 1 इसको निकालेंगे हम लोग मैथमेटिकली, ठीक है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब समझते हो, अलग अलग छांट लेना। जस्ट लाइक किसान, अगर आप किसान को कभी देखा होगा, बहुत सारी मिट्टी अनाजों में हो गया या अलग अलग तरह के आपके पास उस ग्रेन्स आ गए, तो वो छलनी का यूज़ करते हैं ताकि वो उसको छान लें और जो हमारे डिज़ायरेबल आउटपुट चाहिए उसको अलग कर ले और जो नहीं चाहिए उसको अलग कर ले। ये कहलाता है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक और भी चीज आप लोगों को यहां एक बहुत ही कारीगरी के रूप में दिखाऊंगा मैं थोड़ा सा। जैसे ये जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखिएगा, ये मोनो हाइब्रिड है। कैसा है ये, मोनो हाइब्रिड। याद रख लीजिएगा, मोनो हाइब्रिड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। क्या होता है ये मोनो हाइब्रिड कैरेक्टर, जो हम लोग अभी पी प्लांट में देखे, यानी सिंगल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंगल डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स, राइट। क्या मतलब है इसका, जो पी प्लांट में हम लोगों ने
देखा, जैसे सी का शेप या तो राउंड है या तो व्रिंकल है, या तो ग्रीन है या तो येलो है, फ्लावर या तो वायलेट है या तो व्हाइट है, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, समझ में आ रहा है, या पॉड का शेप ग्रीन शेप फूल है कंस्ट्रिक्टेड है, या ग्रीन है या उसका कलर येलो है, या टॉलनेस है या ड्वार्फनेस है। अगर सिंगल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप क्रॉस कराओगे तो वो ये दोनों लॉ को काम करेगा और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। और ये जो देखोगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स जिसमें आप देखोगे ये है डाई हाइब्रिड। कैसा है ये, डाई हाइब्रिड। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि डाई हाइब्रिड जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी तो ये कुछ अलग नहीं है, बस केवल आप समझो डाई का मतलब ही हो गया क्या, जो कैरेक्टरिस्टिक्स दो को लेंगे, यानी कि जो पी प्लांट के हमारे पास 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसमें हम दो को ले लेंगे। जैसे हमने क्या ले लिया, शेप ऑफ सीड एक राउंड है और येलो है, और उसी में जो उसका कलर है येलो है और ग्रीन है, यानी कि सिंगल ना होकर के हमने क्या ले लिया, 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। ठीक है, हमने 2 अलग अलग तरह के प्लांट्स ले लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को। उस समय ये लॉ प्रूफ होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें एक और मैजिक है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो केवल आउटपुट में थोड़ा सा वेरिएशंस होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो ऐड हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी वजह से, जबकि मेन लॉ यही दोनों है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। बस ये मोनोहाइब्रिड है तो सिंगल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, और यहां डाई हाइब्रिड है तो दो के बारे में आएगा, अलग अलग तरह के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। रिजल्ट एकदम सेम होगा। आप इसको देखो और 1 बाय 1 हम लोग करते हैं। चलो 1 बाय 1 नेक्स्ट चलते हैं। 1 पहला राइट, हमारा लॉ आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। याद रख लेना, अब इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। बहुत इजी है। अब इसको आप पिक्टोरियल के फॉर्म में आप शो करने जा रहे हो, इसलिए कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस शो करने के लिए हमने क्या बोला, मोनोहाइब्रिड। सबसे पहला चीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर लेंगे हम लोग। क्या लेंगे, मोनोहाइब्रिड। अब क्या होता है मोनोहाइब्रिड में, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, जितने भी 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कोई एक, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, किसका, टॉलनेस का, ठीक है ना, यानी कि हमने टॉलनेस का एग्जांपल ले लिया। अब ध्यान से समझना, इसको एब्रिवेशंस के फॉर्म में शो करना है। जैसे हम डोमिनेंट टॉल के लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक कैपिटल टी और कैपिटल टी, हमेशा डोमिनेंट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर होगा, इसको हम लोग इसी के नाम को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि इजी वे में समझ सकें, ठीक है। और एक फीचर्स मैंने आपको एक और ही बता ही दिया कि ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर है। चलिए जरा इसको पिक्टोरियल के फॉर्म में देख करके बना के देखते हैं कैसे होता है, और ये डायग्राम बनाने को देगा, और डायग्राम में एक भी स्टेप आपसे छूटेगा मार्क्स काट ली जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अब जरा इसको हम लोग पिक्टोरियल के फॉर्म में बना के देखते हैं और इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट्स टॉल को, और दूसरा उसका डिफरेंट कैरेक्टर है ड्वार्फ, राइट। और जैसा कि मैंने एब्रिवेशंस में आपको बता दिया है, टॉल के लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल टी और कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए हमने कर दिया स्मॉल टी, राइट। ध्यान से देखिए, यहीं से मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, इसको डायरेक्ट आप क्रॉस नहीं करोगे। पहला रूल, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स एलील। क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट्स एलील्स, ठीक है। एलील्स जो कि हम लोग जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। इस पिक्टोरियल ग्राफ को बनाने के लिए सिंपल पहला चीज समझना, इसको गैमेट बनाना।
क्या बनाना? गैमेट। गैमेट बनाना कोई अलग चीज नहीं है, बस इसको क्या करो, दोनों को अलग कर दो और इसे क्या कर दो, सर्कल। यानी कि ये आ गया कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, इसी तरह स्मॉल टी को भी अलग कर दो, स्मॉल टी और स्मॉल टी। यानी कि हमारा सेकंड स्टेप क्या बन गया कि हमने बना दिया इसको गैमेट्स। और हम जानते ही हैं वेरिएशंस लाने के लिए फ्यूजन ऑफ गैमेट की जरूरत है। तो अब जरा देखो, यहां हम क्रॉस करा दिए, तो यहां पे समझ लेना, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि ये क्रॉस कैसा है? ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अलग अलग। एक का टॉल है और दूसरे का ड्वार्फ है। यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्या है ये? क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा। अब इसको शो कैसे करते हैं? क्रॉस करने का तरीका देखो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। यानी देखो, आउटपुट करने के लिए आप लोग इसी के साथ हमारे साथ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टी के नीचे एक सिंपल सा पैरेलल लाइन खींचिए और इसको क्रॉस करा दीजिए थर्ड से। ठीक है, अब देखिए इसका कैपिटल टी आ गया और इसका आ गया क्या? स्मॉल टी, और ये हमारा गैमेट हो गया कंप्लीट। दूसरे को इसी के नीचे लेके आइए सेकंड वाले के पास और जाकर के फोर्थ वाले से क्रॉस करा दीजिए। यानी कि मिल गया एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। हमारा फर्स्ट कंप्लीटेड। सेकंड वाले को क्रॉस लेके आओ ऐसे और यहां नीचे ले आ दो स्मॉल टी के। यानी कि एक मिल गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहां से हमने ले लिया एक और क्रॉस करके एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो जनरेशन है पूछ देगा, इसलिए यहां लिख देना क्या? F1 जनरेशन। ठीक है, यानी कि ये माता पिता के द्वारा पहली संतान का जो शो करेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस रूल को। कैसे? जरा ध्यान से देखिए आउटपुट के रूप में। यहां पे देखिए सब में एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और मैं आपको एक और भी चीज आपको पहले ही स्लाइड बताया कि एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर अगर इस पर्टिकुलर गैमेट में आ गया तो इसका मतलब कि जो स्मॉल टी जो यहां पे ड्वार्फनेस कैरेक्टर थी, रिसेसिव कैरेक्टर था, वो छुप जाएगा और कैपिटल टी क्या हो जाएगा? डोमिनेंट कर जाएगा। ठीक है ना? यानी कि ऐसा नहीं कि ये सब के सब प्लांट छोटे होंगे, यहां सब के सब प्लांट क्या हो गए? टॉल। यानी कि अगर इसका आउटपुट देखा जाए तो ये सब के सब क्या है? टॉल हैं। क्यों? इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि वन कैपिटल टी प्रेजेंट हो गया इस टॉलनेस के लिए, और वन टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर किसी भी गैमेट में काफी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए। अब जरा देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि आप फिनोटाइप रेशियो बताओ, फिनोटाइप रेशियो ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना? ध्यान से समझिए इसको। यहां पे एक पूछा फिनोटाइप, जहां पूछा क्या? फिनोटाइप, तो समझ जाना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो हमारे पास सब के सब क्या मिल रहा था? इस तरह से मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कि ऑल क्या हो रहे हैं? ऑल फोर कैसा दिख रहे हैं? टॉल दिख रहे हैं, क्योंकि वन डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है हमारे पास? डोमिनेंट टॉलनेस वाले को शो कर दिया। एक क्वेश्चंस यहां से क्वेश्चंस पूछता है और यहां पे सेकंड क्वेश्चंस पूछेगा कि इसका जीनोटाइप रेशियो क्या है? जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या बताता है? ये शो करता है जीनोम को। याद रखना, शो किसको कर रहा है? जीनोम को।
क्योंकि बाहर से तो केवल कैसा दिख रहा है, टॉल, लेकिन अंदर से ये कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। ये कहने का मतलब कि ये प्योर टॉल नहीं है, यानी दैट इज नॉट जस्ट लाइक अ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ये अगर होता तो ये टॉल होता और कैसा होता, प्योर होता। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यानी रिजल्ट के रूप में टॉल तो आपको दिखेगा, फिनोटाइप रेशियो में बाहर से दिखेगा, लेकिन इंटरनली ये टॉल तो है, लेकिन कैसा टॉल है, ये है ड्वार्फ टॉल भी है। इसके अंदर टॉलनेस के अंदर ड्वार्फनेस भी है, यानी कि एक तरह से इसको ऐसे लिखते हैं, ये एक क्या है, हाइब्रिड टॉल है। कैसा है, इसमें हाइब्रिड टॉल है। कैसा है ये, हाइब्रिड टॉल। देखने को तो टॉल मिला, लेकिन ये प्योर ना होकर के कैसा है, इम्प्योर टॉल है। देखिए आप ध्यान से समझिए, क्योंकि किसी का जेनेटिक स्ट्रक्चर आप फिजिकली आप देख के नहीं पहचान पाएंगे, यानी कि बाहर से लंबाई चौड़ाई में वो टॉल दिख रहा है, लेकिन वो टॉल प्योर ना होकर के कैसा है, हाइब्रिड टॉल है। यानी अभी कभी ऐसा होगा, अगर ये देखिए, ये दोनों टॉल एंड टॉल तो है, सब चारों आउटपुट आ गया टॉल, अगर इनको क्रॉस करेंगे दो टॉल प्लांट में भी, तो फिर भी उनके अगले पीढ़ी में क्या हो रहा है, हो सकता है कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, क्योंकि इसके जो स्मॉल टी की भी प्रेजेंस होगी, उभर के आएगी। वही लॉ ऑफ अगला हो जाएगा सेग्रीगेशन। अब जरा शो करना है हमें, आप ध्यान से, एक स्लाइड में पीछे लेके आता हूं, आप ध्यान से समझना। हमने क्या किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करने के लिए हमने एक मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर को समझा, प्लांट का, एक टॉल और ड्वार्फ का। टॉल के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी हुआ, और हमने क्या किया, उनको गैमिट बनाया। याद रखना, बिना गैमिट बनाए कभी भी क्रॉस नहीं करना, ठीक है ना। क्रॉस, ये किस तरह का क्रॉस है, ये है हमारा, ये फर्टिलाइजेशन कैसा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि फादर या मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग है, इसलिए ये फर्टिलाइजेशन कैसा कहलाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसको गैमिट बनाइए और उसके बाद क्रॉस करने के बाद हमारे पास F1 जनरेशन में जो आउटपुट आता है, सब के सब कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमको मिला, यानी कि एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर अगर आता है तो वो बन जाता है क्या, डोमिनेंट। यानी कि ड्वार्फनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद भी वो फिजिकली सब के सब क्या दिखेगा, टॉल के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो इसे ही हम लोग ऐसे पूछता है सीबीएसई का पोर्शन, जो आपको पूछेगा कि आप इसका फर्स्ट का F1 जनरेशन का लॉ ऑफ डोमिनेंस का रेशियो निकाल के दिखाओ। तो आप फिनोटाइप में लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखोगे कि सब के सब ऑल फोर क्या है, टॉल है। अगर वो पूछता है जीनोटाइप रेशियो, तो आप लिखोगे कि ऑल टॉल बट हाइब्रिड। किस तरह का स्ट्रक्चर है, नॉट इन अ प्योर, इन अ हाइब्रिड कैरेक्टर्स, ठीक है। ये हो गया। तो अब जरा इससे हमको समझ क्या आई, क्या समझ में आया, इसका समझ क्या है, कैसे हम शो कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जब हम एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग माता पिता या जो भी प्लांट्स हैं उनके एक कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आपस में क्रॉस कराते हैं, तो केवल और केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही F1 जनरेशन में पास आउट होता है इस एक्सपेरिमेंट का। यानी कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको सिखाता क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट व्हाट, स्टेट दैट व्हेन वी क्रॉस fertilization takes place in monohybrid character. Monohybrid means single. Monohybrid characters, then F1 generation, first filian generation only show, only याद रखना, only show what kind of show,
डोमिनेंट कैरेक्टर shows dominant characters, right? Only shows dominant characters. Law of dominance states that when we cross, fertilizations takes place in monohybrid characters, then F1 gametes only shows what? Dominant characters, right? तो यहां पे इसका रिजल्ट हमको मिला all 4 आर प्लांट्स आर टॉल। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी जो हमारे 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से आप चूज करके लेना। और जब भी आप क्रॉस कराओगे, जैसे वायलेट कलर हो गया या सीड का राउंड हो गया, राउंड और व्रिंकल करा लिए, या एक्सियल और टर्मिनल है, तो उनका F1 जनरेशन याद रखना हमेशा क्या हो जाएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर को ही शो करेगा। यही हमारा कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ आ गया? यानी कि पहला रूल्स हम लोगों ने क्या कर लिया? कर लिया। अगर नहीं समझ में आया तो समझो, क्यों? क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आपको ना समझ में आए। आप इसे ट्राई करो और समझो कि F1 जनरेशंस में जब हमने क्रॉस किया मोनोहाइब्रिड किसी भी प्लांट का किसी भी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट व्हेन वी क्रॉस द वन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर्स क्रॉस बिटवीन देम, the only and only dominance character will show in F1 generation, right? अगर आपने इतना समझ लिया तो हम लोग दूसरा पार्ट ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का चलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या देखेंगे? सेकेंड पार्ट। चलिए जरा देखते हैं क्या है। यहां पे आपको मिलेगा अलग तरीके का कॉन्सेप्ट। यहां एग्जैक्टली आपको समझ आ जाएगा कि क्यों एक ही माता पिता के संतान हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स कैसे डेवलप हो जाते हैं। यह है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस का प्रोसेस, ठीक है ना? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस को समझने के लिए जो हमारे पास F1 आउटपुट था, F1 आउटपुट फर्स्ट फिलियल जनरेशंस का आउटपुट था, उसे हम लोग क्रॉस करा के देखेंगे कि क्या आउटपुट होता है। जैसे वही चीज ले लेते हैं, टॉलनेस वाले को हमने ले लिया, हमारे पास प्लांट था F1 जनरेशंस का, दोनों क्या मिला? टॉल। क्या मिला? टॉल। ठीक है, ठीक है, कर लोगे? एक चीज यही चीज को आपको मैं थोड़ा सा और समझा दूं कि ये जो डायग्राम हम ऐसे बना रहे हैं, एक और भी तरीका है जो आप लोग कर सकते थे। इसको मैं हटाता हूं, उसके बाद बताता हूं। जैसे वो भी पूछ देता है, देखो इसी को कभी कभी ऐसे भी बना देगा, प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम से, तो इसको भी आप बना सकते हो। अगर पूछ दे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को आप क्या करो, एक साइंटिस्ट है हमारे पास प्यूनेट स्क्वायर, प्यूनेट सर, प्यूनेट ने उन्होंने एक डायग्राम दे दिया, उसी को जैसे मान लो हमारे पास पहला वाला था क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको बनाने के लिए स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया था। तो ये भी तरीका बहुत आसान है, बच्चे आराम से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जैसे ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास एक हमारे पास क्या था? टॉल था, कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए हमारे पास था स्मॉल टी और स्मॉल टी। किधर भी आप एक्सिस पे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इधर हमने ले लिया टॉल, ठीक है ना, तो एक कैपिटल टी और एक हमारे पास कैपिटल टी, और यहाँ पे हमारे पास इस साइड ले लिया ड्वार्फनेस के लिए, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। वही चीज़ क्रॉस ऐसे ना करके आप ऐसे भी करा सकते हो, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इससे मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से किया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पे भी वही चीज़ आ रहा है। ऑल 4 कैसा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि सब कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, यानी कि सब के सब क्या है? ऑल टॉल बट हाइब्रिड, ये मैं उसी को पहले वाले को एक दूसरे फॉर्म में भी निकालने का तरीका आपको बता दिया, जो कि प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम के फॉर्म में है। प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम से पूछता है, तो कभी कभी कि अगर आपको बोल दे कि प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम जो हम लोगों ने क्रॉस फर्टिलाइजेशंस के रूप में जो शो किया, उसको प्यूनेट स्क्वायर के रूप में शो करना है, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई ज़्यादा उसमें परेशानी की बात नहीं है। हर एक पार्ट को मैं दोनों तरह से करके दिखा भी दूंगा आपको। तो सेकंड पार्ट हम लोगों का था क्या?
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक बार फिर से लिखते हैं, ठीक है। वापस आ जाओ पूरी साफ माइंड के साथ फिर से। बस 2 और पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है, घबराना नहीं है, घबराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगा भी नहीं। इजी वे में समझेंगे, मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 2-3 बार भी आप देख लोगे या वीडियो आराम से कर लोगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में छांटने की बात करी गई थी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, याद रख लेना कि हमने क्या लेना है, F1 आउटपुट लेना है। तो F1 हमारे पास क्या आया था, F1 आउटपुट में हम लोगों के पास आया था, ध्यान से देखिए, दोनों टॉल आए थे। क्या आए थे, ऑल 4 आर टॉल, ऑल 4 आर टॉल। लेकिन मजेदार बात है कि टॉल तो था, ये ध्यान देना यहाँ पे। अब मैं जरा पूछूंगा कि फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं पकड़ लेना चाहिए, यानी कि जब सब दोनों का मोनो हाइब्रिड है और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो ये कैसा क्रॉस हो जाएगा, सेल्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, सेम है, इसलिए कैसा हो गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और ये किस तरह का आउटपुट के साथ हो रहा है, F1 में, ठीक है। यानी कि हमको F1 से कराना है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एक कैपिटल T था और एक स्मॉल t, यहां पे भी आया था कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया, सबसे पहले जैसे ही मिलता है कोई भी पेरेंट एलील, सीधे उसे क्या बनाना है, क्या बनाना है, गैमेट बनाना है। तो एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, यहां पे भी मिल गया एक कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक है। जब गैमेट आपको मिल गया, यानी कि ये हमारा पेरेंट्स थे, ये हमारा क्या मिल गया, गैमेट हो गया, और गैमेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स गैमेट्स फ्यूज होंगे। अब जरा फ्यूज करने का तरीका आपको पता है ही है, जरा अलग कलर के रूप में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे पहले को क्रॉस कर दिया, इससे हमारे को देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है। अब अलग अलग तरह का आउटपुट मिलेगा, जो आप कहोगे कि अरे सर ये कैसे हो गया, यानी कि एक कैपिटल T यहाँ से और एक कैपिटल T यहाँ, यानी कि गैमेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, जो जितना हिडन कैरेक्टर है सब निकल के आएगा यहाँ से दूसरे वाले को मैंने क्रॉस करा दिया इनसे, यानी कि अब हमारे पास आउटपुट हो गया, क्या आउटपुट आ गया, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, बंद हो गया। इतना हम लोग कर लिए। अब जरा सेकंड पार्ट जरा करते हैं, इसका सेकंड पार्ट दूसरे कलर से ले लेते हैं, ठीक है। यहां से क्रॉस कर दो इसी में, ठीक है, कलर चेंज। यहां पे मिल गया हमारे पास एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, ठीक है। और दूसरा हमारा पोर्शंस क्या हो गया, सेम पोर्शंस। यहां देखिए, एक स्मॉल t और एक स्मॉल t अलग तरह का आ गया, एक स्मॉल t और एक स्मॉल t, दिस वन। यही है मैजिक जो मैं आप लोगों को समझाने वाला था कि ये क्या करता है, सेग्रीगेशन आखिर करता क्या है। वही तो है सेग्रीगेशन, जो छान करके अलग कर देगा, हर एक अलग इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या समझ में आ रहा है इसको, ये हमारा मिल गया कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन। हम लोगों ने ऑलरेडी F1 जनरेशन यहां से उठाया, ये देखो, जिसमें सब के सब हमारा क्या था, टॉल, और हमने 2 टॉल को आपस में क्रॉस कराया, और देखो रिजल्ट के रूप में क्या मिला। पहला 2 कैपिटल T, यानी कि मिल गया हमारे पास एक टॉल, यहां पे भी एक कैपिटल T है और एक स्मॉल t, फिर भी ये मिल गया क्या, टॉल। क्यों, क्योंकि 1 कैपिटल T इज इनफ टू शो द डोमिनेंस ऑफ टॉलनेस कैरेक्टर। यानी कि एक कैपिटल T भी किसी भी गैमेट में आ गया, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया, तो वो अपना छाप छोड़ ही देगा। अब जरा देखिए तीसरा आउटपुट, एक कैपिटल T स्मॉल t, ये भी हो गया टॉल। और सबसे यूनिक चीज तो ये है, जो रिसेसिव सो शुरू से ही आ रहा है, स्मॉल t और स्मॉल t, और यहां पे देखिए आपके पास क्या आउटपुट आ गया, ड्वार्फ, जो कि 2 टॉल प्लांट को हमने क्रॉस किया।
और हमारे पास चौथा आउटपुट में ड्वार्फ भी आ गया। मैंने एक बार कहा था आपको कि माता पिता दोनों लंबे हैं और उनके बच्चे क्या दिख रहे हैं, छोटे, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का रीजन क्या है? यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि उनके माता पिता प्योर टॉल न होकर के कैसे थे, हाइब्रिड टॉल थे। कैसे थे? हाइब्रिड टॉल थे। इसलिए अगर ये समझ में आया स्क्रीनशॉट लो और मुझे इसका आउटपुट आपको बताना है, जो मैं अगले स्लाइड में पूछने वाला हूं। ध्यान से देखिए, टॉल 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 और एक ड्वार्फ। ठीक है, जरा देखिए, अब देखो जरा इसका, देखो आउटपुट। क्वेश्चन सेम, एनसीईआरटी वही पूछेगा। यहीं से रेशियो का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट पूछता है फिनोटाइप रेशियो, ठीक है ना, ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है जीनोटाइप रेशियो। व्हाट? जीनोटाइप रेशियो। ये हमारे पास आउटपुट है। रेशियो के लिए दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, सिंपल सा चीज है। तो हमारे पास ऑलरेडी है दो कैरेक्टर, एक हमारे पास क्या है, टॉल, और एक हमारे पास जो कैरेक्टर दिखा कितना, ड्वार्फ दिखा ना। तो कितना टॉल था आप यहां से पीछे अपने आउटपुट से ऑलरेडी देख सकते हैं, 1, 2 और 3। तो ये चीज हमारे को यहां पे लिख देना है कि हमारा जो रेशियो है वो क्या हो गया, 3 टॉल और एक हमारे पास क्या है, ड्वार्फ। ठीक है, यानी कि आपको देखिए एक आंसर्स ऑलरेडी मिल चुका कि फिनोटाइप रेशियो ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस का क्या आएगा। तो हमारे पास आउटपुट हो गया 3:1। 3 क्या है, टॉल, और 1 क्या है हमारा, ड्वार्फ, जो हिडन कैरेक्टर भी आके शो कर दिया। मजेदार बात यहां से पता चलती है क्योंकि ये जीनोटाइप बताता है एग्जैक्ट जीनोम का स्ट्रक्चर। तो जरा ध्यान से समझो कि जीनोटाइप रेशियो में हमारे पास कैसे होगा। अब जरा देखो, इसके पीछे आना, एक ध्यान से अपने स्लाइड को देखना और ये जो क्रॉस किए हो इसका आउटपुट देखना। ध्यान से देखो, 2 कैपिटल टी है और यहां पे एक कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 2 टॉल है लेकिन दोनों का कैरेक्टर क्या है, अलग अलग है। तो यहां पे जो रेशियो बनेगा थोड़ा अलग बन जाएगा, यानी कि एक टॉल यहां लिखेंगे, एक और टॉल लिखेंगे और यहां पे रेशियो बनाएंगे किसके, ड्वार्फ का। तो ये 2 टॉल सर आपने एक ही कैसे लिख दिया, क्या फर्क पड़ा इसका? एक टॉल कैसा है, एक टॉल है प्योर और दूसरा है हमारे पास कैसा है, हाइब्रिड। ठीक है ना, ये कैसे शो कर रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये शो कर रहा है कैपिटल टी और कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए हमारे पास है स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसका रेशियो बताना है, यानी कि आपको 3 पार्ट में बताना है। तो ये जो इस तरह का टॉल है ये कितना कैरेक्टर है, ये है 1, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास 2, यानी कि 1:2, और ड्वार्फ का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास केवल और केवल 1 है। इसलिए हमारे पास रेशियो आ गया क्या, 1:2:1। ये हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आ गया होगा। ऐसी को अगर आपको, जो मैंने आपको बताया कि हर बार आप एक नॉर्मल भी सीख लो और दूसरा हमने सेम चीज इसे ही एक अलग तरीके से बनाने के लिए बोला, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम, जो इन्होंने दे के गए काफी इजी कर देते हैं। ये तब इसको ज्यादा यूटिलाइज होगा जब मोनो हाइब्रिड से ज्यादा डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड आगे जाके क्लास में पढ़ोगे। तो जरा देखो इसको हम लोगों ने क्या लिया था और क्या आउटपुट, क्या हम लोगों ने जो वैसे किया, क्या ये सेम है क्या? अगर सेम है तो कैसे सेम है? देखो हम लोगों ने बताया था कि दोनों तरफ ले लो, और दोनों तरफ हमारे पास क्या था, टॉल ही था, F1 जनरेशन को लेना था, और टॉल का कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पे एक कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यानी एक कैपिटल टी और यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल टी। बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस करा दो। यहाँ पे देखो क्या मिल गया, कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इससे मल्टीप्लाई करो, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से यहाँ मिल गया क्या, स्मॉल टी। यहीं पे देख लो ये हमारा कैसा है, टॉल, और मैंने इसको कैसा शो कर दिया, P फॉर प्योर,
ये भी टॉल है, क्यों टॉल है पूछेगा, तुरंत समझा देना कि वन डोमिनेंट कैरेक्टर इज इनफ। तो ये भी टॉल हो जाएगा, लेकिन कैसा है, हाइब्रिड। और ये हमारे पास प्योर है, क्योंकि इसके पास क्या है, दो स्मॉल टी, राइट। और रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा प्योर होगा, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर जब प्योर नहीं होगा, अगर उसमें कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा तो रिसेसिव कैरेक्टर ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए रिसेसिव कैरेक्टर तो हमेशा प्योर होगा। रेशियो हमेशा इसका भी क्या आएगा, 1:2:1। ये कौन सा, जीनोटाइप रेशियो। और फिनोटाइप रेशियो में हमारे पास आ जाएगा 3:1। यानी कि दोनों तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। ये है कंप्लीट क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जरा कंक्लूड कर लो कि सिंपल सा क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट, क्या कहता है ये, स्टेट दैट व्हेन वी सेल्फ क्रॉस, देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने, सेल्फ क्रॉस बिटवीन F1 आउटपुट, F1 आउटपुट, राइट। जो F1 आउटपुट आता है उसको हमने क्या किया, क्रॉस कराया। द रिजल्ट विल बी 3 टॉल एंड 1 dwarf plant source. That means law of segregations has been a very unique kind of features with different recessive character which is independently come out according to the cross them the self fertilizations of F1 generation, right। और रेशियो हम लोगों को ऑलरेडी याद है, फिनोटाइप रेशियो हमारे पास हो जाएगा 3:1, जिसमें 3 टॉल को शो करेगा और 1 क्या करेगा, ड्वार्फ को। और जीनोटाइप रेशियो जो जीनोम को शो करेगा वो हमारे पास रेशियो रहेगा टॉल और ड्वार्फ का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप देखोगे ये प्योर रहेंगे, एक हाइब्रिड रहेगा, और ये तो ऑलरेडी क्या होंगे, प्योर, यानी कि 1:2:1। ये इसको कंबाइन करके आप आंसर्स में लिखोगे, आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस कंप्लीटेड। ठीक है, चलें हम लोग अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखते हैं। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, याद रख लेना इसको, ठीक है ना सब लोग। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपल सा है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने इसमें एक चीज आप लोगों को बताया जो इंपॉर्टेंट नोट है, याद रख लेना कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस में दिखेगा, डाई हाइब्रिड कैरेक्टर। सबसे पहला चीज आपको याद रखना चाहिए, ये एक तरह से क्या है, डाई हाइब्रिड कैरेक्टर है। क्या है ये, डाई हाइब्रिड कैरेक्टर, यानी कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे हम लोग। जैसे इसमें हम लोगों ने उसी प्लांट के सीड का हम लोगों ने लेना है। जैसे सीड एक हमारे पास क्या है, शेप के बेस पे, एक हमने ले लिया कैसा, राउंड, और दूसरा जो सीड का हमने ले लिया कलर। सीड का कलर कैसा है, सीड का कलर हमारे पास येलो है। ये हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर हो गए, और राउंड के जगह पे हमारा जो रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा व्रिंकल, और येलो के जगह पे बन जाएगा क्या, हमारा रिसेसिव कैरेक्टर ग्रीन, यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, राइट। और ये हमारे पास क्या होंगे, रिसेसिव कैरेक्टर है। ये याद रखना, ये बहुत वही वाला है कॉन्सेप्ट जो मोनो हाइब्रिड में लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस करते थे, बस वहां एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स में डेवलप कर रहे हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं, डबल कैरेक्टर को हम उठा रहे हैं प्लांट को। ठीक है, अब देखिए राउंड के लिए जो हम लोगों ने लिखा है या लेंगे 2 कैपिटल आर, और यहां पे व्रिंकल के लिए ले लेंगे स्मॉल आर। येलो के लिए वाई येलो एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, और स्मॉल वाई एज अ ग्रीन कैरेक्टर, राइट। बस स्क्रीनशॉट लो,
अब हम लोग इसी को क्रॉस करके देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, यानी हमारे पास जो आ गया कैसा, राउंड और येलो कैरेक्टर, राउंड और येलो एक हो गया, दो कैरेक्टर, और इसी का अपोनेंट हो गया हमारा ग्रीन। राउंड के अपोजिट आ गया व्रिंकल और ग्रीन। क्या हो गया? व्रिंकल और ग्रीन। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि दो डिफरेंट कैरेक्टर्स अब हमारे पास हैं, ठीक है। दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए, ठीक। और इसको हम लोगों ने शो कर दिया दो कैपिटल आर और दो कैपिटल वाई से, और यहां पे शो कर दिया दो स्मॉल आर और दो स्मॉल वाई, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग नाम देते थे क्या? इसको बोलते थे पेरेंट्स एलील। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट्स एलील, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा समझने में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए, राउंड और येलो यानी कि दो आर वाई है और स्मॉल आर स्मॉल वाई है। आपको मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम्स है हमेशा पेयर में रहेगा, और एक खास बात इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक सिंगल जो क्रोमोसोम्स होगा उस पे भी उन दोनों क्रोमोसोम्स में एग्जैक्ट जीन पाए जाएंगे। यानी कि एक सिंगल भी अगर आप क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं तो हर एक जेनेटिक कैरेक्टर्स को वो अगली पीढ़ी तक ले जाएगा। यानी कि ये दोनों आर में अगर सिंगल आर भी आप लेते हो यहां से और यहां से वाई लेते हो तो ये बन जाएगा सेम राउंड और येलो का गैमिट, और गैमिट हमारा बनाना ही है। तो यहां से हमने ले लिया एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई और बना दिया क्या? गैमिट। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक आर वाई, यहां पे भी एक मिल गया आर वाई, ये ऐसे बना सकते हो, या इसी को अगर आप बना लो तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो गया, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास टोटल गैमिट बन गया। और यहां पे हमने क्या कर दिया, किस तरह का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? याद रखना, ये हो जाएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, राइट, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अलग अलग है, राइट। और दोनों जैसे इधर देखो राउंड और येलो है और दूसरी तरफ व्रिंकल और ग्रीन है। जब गैमिट बन गया तो हमें क्रॉस कराने की बारी आ जाएगी। तो क्रॉस कराना तो हमें आता ही है। अगर ये आ रहा है तो एक बार वन लाइन करके देख लो, यहां से क्रॉस करा दिए पहले से इससे, ठीक है। और हमारे पास आउटपुट क्या आ गया? देखो यहां पे एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, जो यहां से एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है। उसी तरह दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ले लो, इसको हमने क्रॉस करा दिया। ध्यान से देखो, ऐसे पहले से तीसरे में, पहले से चौथे में, यानी कि हमारा आउटपुट देखो क्या मिला? एक कैपिटल आर यहां से, दूसरा आ गया स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, यानी कि ये भी सेम आ रहा है, ठीक है। जरा और देखते हैं क्या होने वाला है भाई। अगला देखिए, यहां से मैंने क्रॉस कराया इसको, यहां से भी मिला मुझे, क्या मिला? सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या मिला? एक कैपिटल आर यहां से, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। उसी तरह लास्ट भी हम करके देखते हैं, हमारे पास क्या आता है भाई। यहां देखिए, एक कैपिटल आर, क्या आया? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और ये जो जनरेशन है हमारा क्या है? F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन, राइट। थोड़ा पीछे वाला रिकॉल करो, क्योंकि हम लोग जब टॉल और ड्वार्फ में किए थे तो सब में कैपिटल टी, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कैपिटल टी और स्मॉल टी आया था। यहां पे भी देखिए
राउंड और येलो जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, व्रिंकल और ग्रीन है जो रिसेसिव कैरेक्टर। जब गैमेट बना के फर्स्ट टाइम हम जब इसका आउटपुट ले रहे हैं तो सब में आउटपुट हमारे पास आर है, तो आर से अपने आप क्या हो गया, राउंड। और वाई जो कैपिटल आया यानी कि ये सब के सब क्या हो गया, राउंड और येलो। यानी कि यहां पे भी क्या है, राउंड और क्या है, येलो। ध्यान से देखते रहिए, यहां पे भी राउंड और येलो, यहां पे भी राउंड और येलो। क्या आपको लग रहा है कि ये अलग है? ये वही नहीं है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एकदम सेम है, बस केवल इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दो है, डाई हाइब्रिड है। यानी कि पहले पार्ट में F1 जनरेशन में उन दोनों लॉ को, जब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अगर आप दोनों को एक साथ मिला दीजिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, तो ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। जरा ध्यान से इसको ले लीजिए स्नैपशॉट, और उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्योंकि हमें इसका F1 जनरेशन से आउटपुट लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं F1 जनरेशन से क्रॉस कराने के लिए। यानी कि अब जरा देखिए, हमने ले लिया आउटपुट, क्या लिया, F1 जनरेशन, राइट, आउटपुट। ध्यान से समझना है, यही समझने में बच्चों को थोड़ा दिक्कत लगती है। अगर गैमेट बन गया बच्चों तो आपको कोई भी आंसर्स निकालने में दिक्कत नहीं होगा। गैमेट बनाने के लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास है राउंड और येलो का कॉन्सेप्ट, और इस बार दोनों सेम है, यानी कि यहां भी हमारे पास क्या है, राउंड और येलो। और इसका कॉम्बिनेशंस कैसे बना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, राइट, और स्मॉल वाई। यहां पे भी स्मॉल आर, नो यहां पे भी सेम, यानी सेम आएगा, यानी कि हमारे पास एक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये हमारा F1 आउटपुट था, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर कैपिटल राउंड, स्मॉल आर व्रिंकल के लिए जो कि डोमिनेट कर गया, वाई येलो, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, सेल्फ क्रॉस। ये क्रॉस कैसा होगा, सेल्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जरा देखिए, एक का भी, दोनों का सेम है, अगर एक का भी निकाल लीजिए तो सारा का सारा गैमेट अपने आप पता चल जाएगा। जरा इसको हम लोग बड़ा करके इसका गैमेट बना के देखते हैं, ठीक है ना। एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। जैसा इसका गैमेट बनेगा एग्जैक्टली इसका भी वही बनेगा। तो एक का भी निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। तो जरा देखिए कि क्या बन सकता है इसमें। देखिए कितनी मैक्सिमम गैमेट बनने की परसेंटेज है। एक बना आर कैपिटल आर वाई, यानी कि ये बन गया राउंड और येलो, ठीक है। दूसरा जरा देखिए, इसी को मैंने इससे सबको कर दिया, यानी कि ये राउंड हो गया और येलो के जगह पे क्या हो गया, स्मॉल वाई, यानी कि राउंड और ग्रीन। इसका हो गया व्रिंकल और स्मॉल आर और कैपिटल वाई, यानी कि येलो और व्रिंकल हो गया। और तीसरा हमारे पास है एक चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी कि व्रिंकल और ग्रीन, व्रिंकल और ग्रीन। ये हो गया, या व्रिंकल और येलो करो या येलो और व्रिंकल, राइट, जैसे करना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया राउंड और येलो। समझ में आ रहा है? यानी कि हमारे पास मैक्सिमम गैमेट बनने की परसेंटेज हमारे पास यही है। यानी कि एक बार अगर आपने मैक्सिमम गैमेट बना लिया तो आपको अब आउटपुट निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे इधर बना वैसे ही सेम क्या बन जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी हमारे पास एलील्स क्या है, सेम है, ठीक है। अब इसी को हम लोग प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम से
इसका फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे। और फिनोटाइप रेशियो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछता है, ठीक है ना। करते हैं, चलिए क्या कर दें, इसमें एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, और ये टेबल हम लोग लेते हैं 4, 2, 3 और 4 के फॉर्म में, और कर देते हैं ओके। राइट, सही है। जरा देखिए, अब हमारे पास हमारा क्या कर दिया, F1 जितने सारे गैमेट हैं इसको लेना है, ठीक है। पीछे आके देख लीजिए हमारे पास क्या बना हुआ है, एक कैपिटल R कैपिटल Y। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे आइए, यानी कि कैपिटल R कैपिटल Y। दूसरा देखिए हमारे पास क्या मिला, एक कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, या स्मॉल r कैपिटल Y, या स्मॉल r स्मॉल y, ये हमारे पास है। इसी तरह अपोजिट में भी, अपोनेंट में भी हमारे इस रो में भी सेम है और इधर भी सेम है, तो यहां पे भी हम कर लेते हैं कैपिटल R कैपिटल Y, यहां पे R स्मॉल y, राइट, यहां पे स्मॉल r कैपिटल Y, और यहां पे है हमारे पास स्मॉल r स्मॉल y। ऐसे बनाना आप सीख जाओ, बस ऐसे बनाना सीखे, बस आउटपुट आपका आसानी से आ जाएगा। अब जरा एक एक करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आउटपुट हमारा आता है, ठीक है। चलिए आइए क्रॉस कराते हैं। देखिए एक हमारे को मिला R, यहां से भी एक R मिला, एक कैपिटल Y और एक कैपिटल Y। अगर इसका सिंपल सा मैं पूछ दूं कि क्या आउटपुट आएगा, तो एक कैपिटल R दिया हुआ है, तो R का मतलब ये कैसा बन गया, ऑलरेडी राउंड हो गया, और Y कैपिटल है तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, येलो हो गया। एक खास बात भी इसके अंदर दिख रहा है, यानी एक हमारे पास आउटपुट अब मिल गया। ध्यान से देखिए, ये है राउंड और येलो का कॉम्बिनेशन, राउंड और येलो, राउंड और येलो, ठीक है। और एक खास बात है कि ये प्योर है। क्या है, प्योर है। ये कैसा है, अभी पूछ दिया जाएगा बाद में कभी, तो आपको याद रखना ये कैसा है, प्योर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका दोनों का जेनेटिक कैरेक्टर देखो क्या है, एग्जैक्टली सेम है, RRYY। अब जरा देखिए दूसरे वाले से क्रॉस करा के देखते हैं, एक कैपिटल R, एक कैपिटल R, एक कैपिटल Y, स्मॉल y। क्या रिजल्ट आएगा, इसका भी एक R के लिए राउंड काफी है, एक कैपिटल के लिए हमारे पास क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए दूसरे को R और R से कर दिया, यानी कि एक कैपिटल यहां से, एक यहां से स्मॉल r हो गया, यहां पे आ गया कैपिटल Y और यहां पे आ गया कैपिटल Y। इसका भी आउटपुट आप देखो क्या मिलने वाला है, R का मतलब हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल है तो ऑलरेडी डोमिनेंट हो जाएगा, और एक Y भी है तब भी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और ये सब के सब देखो एक अलग तरीके से जा रहे हैं, ये सब के सब कैसे हैं, हाइब्रिड है। कैसा है, हाइब्रिड। यही मैं समझाते चला जा रहा हूं ताकि आउटपुट आपको आसानी से मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए फोर्थ वन, एक कैपिटल R स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे कैपिटल Y और स्मॉल y। आउटपुट एग्जैक्टली द सेम, क्या होगा, राउंड और येलो, लेकिन ये भी प्योर नहीं है, कैसा है, हाइब्रिड है, ठीक है। इतना मिल गया आपको, यानी कि अभी देखिए सब राउंड और येलो है, यानी कि दो तरीके का चीज आपको मिला, राउंड और येलो। प्योर वाले में अभी आपको अलग मिल रहा है, एक अलग तरह का भी मिल रहा है यहाँ पे, राउंड और येलो, लेकिन कैसा है, हाइब्रिड भी मिल रहा है, ठीक है। अब जरा सेकंड में आके देखो, जरा तेज तरीके से, सभी लोग अपना बॉक्स पूरा करो, ठीक है। दो हमारे पास कैपिटल R और एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y, यानी कि आउटपुट ऑलरेडी आप जानते हो, राउंड येलो, कैसा होगा, हाइब्रिड होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अलग अलग। यहां देखिए दो कैपिटल R
और यहां पे आ गया 2 स्मॉल वाई। अब आपको समझना पड़ेगा, यहां पे ध्यान से समझिए कि क्या चीज है ये एक नया चीज आ गया, यानी कि 2 कैपिटल आर और 2 कैपिटल वाई। यानी इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, आर से तो राउंड हमारे पास हो गया, ठीक है, और ये वाई जो है कैसा है, येलो की जगह पे इसका रिसेसिव पार्ट है, यानी कि ये कैसा आ गया, ग्रीन। यानी कि हम लोगों के पास अब एक नई तरह का आउटपुट भी आना शुरू हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, राउंड और ग्रीन। ठीक है, अब राउंड और ग्रीन में देखो यहां पे भी अगर यूनिकनेस खोजोगे तो अलग है, ये प्योर है, क्योंकि राउंड भी है और ग्रीन भी है, यानी कि ये प्योर है। ठीक है, अब जरा देखो इसका, एक कैपिटल आर नेक्स्ट वाले में, एक स्मॉल आर दूसरे वाले में, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्या होगा आउटपुट, सिंपल सा राउंड येलो। ठीक है, हाइब्रिड है, कैसा है, सब हाइब्रिड, क्योंकि दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है। यहां पे एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और 2 स्मॉल वाई, जो हम लोगों ने अभी देखा था यहां पे ब्लू वाले कलर से जो शो किया था, देखो ध्यान से, यानी कि यहां पे आ गया हमारा राउंड और साथ साथ क्या हो गया, येलो। यानी कि राउंड और येलो में भी एक अलग तरह का आउटपुट आया हाइब्रिड का, क्योंकि एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर। देखो यहां पे 2 कैपिटल आर तो 2 स्मॉल वाई था, यानी कि एक अलग तरह का हमारे पास भी आउटपुट आ रहा है। ठीक है ना, यही तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। देखो अब ये देखो, राउंड और येलो का भी हमारे पास अलग तरह का आया, एक राउंड और सॉरी ये येलो ना होकर के ग्रीन होना चाहिए ना, यस इट विल बी अ ग्रीन, दिस वन, यस इट विल बी ग्रीन, राइट। तो ये हमारे पास राउंड और येलो ग्रीन कैसा बन गया, हाइब्रिड, यानी कि एक प्योर भी है और एक हाइब्रिड भी है, अलग अलग तरह का आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। यही चीज है जो हमें बताता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, अब जरा देखो आउटपुट, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, 2 कैपिटल वाई, आउटपुट वेरी वेरी सिंपल, राउंड और येलो। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, राउंड येलो, कैसा है, हाइब्रिड है। यहां देखिए एक कैपिटल आर ऊपर से आ गया, स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, सिंपल सा क्या आएगा, राउंड येलो, राइट। कैसा है, हाइब्रिड है, क्यों, क्योंकि 2 स्मॉल आर और 2 स्मॉल वाई भी है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे नया आ रहा है, 2 स्मॉल आर मिल गया, आर और आर स्मॉल आर, और 2 को नया मिला 2 कैपिटल वाई, यानी व्रिंकल और येलो मिला, एक नया तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, यानी ये कैसा हो गया, व्रिंकल और येलो आ गया। ठीक है, और ये कैसा है, प्योर है, एक नया तरह का बन गया आपके पास, कैसा बन गया, व्रिंकल और प्योर, राइट। इसी तरह एक और भी आएगा, व्रिंकल और येलो, लेकिन हाइब्रिड के रूप में। इधर देखो 2 स्मॉल आर यहाँ मिला, आर और 2 स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तब भी वही चीज आएगा, क्या, व्रिंकल और येलो। यहाँ पे भी वही आने वाला, व्रिंकल और येलो, लेकिन कैसा है, हाइब्रिड है, कैसा है, हाइब्रिड। यहाँ देखो लास्ट पॉइंट करते हैं हम लोग, एक कैपिटल आर, एक यहाँ स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, क्या मिलने वाला हमें, राउंड येलो, राइट। कैसा है, हाइब्रिड है, दोनों अलग अलग, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और 2 स्मॉल वाई आ गया, 2 स्मॉल वाई देखो यहाँ पे भी है, 2 स्मॉल आर आर वाई वाई, तो ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया राउंड
राउंड और येलो के जगह पे क्या हो गया, ग्रीन। राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन। इसको ब्लू से लिखना था, तो अब ब्लू से लिखते हैं इसको हम लोग। ये हो गया राउंड और ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द नेक्स्ट वन आउटपुट? दो स्मॉल आर मिल गया, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, यानी कि व्रिंकल और येलो, व्रिंकल और येलो, राइट। और ये कैसा है, हाइब्रिड है। और यहाँ पे क्या होगा, दो स्मॉल आर दो स्मॉल वाई, एकदम प्योर होगा, यानी व्रिंकल, राउंड और व्रिंकल और ग्रीन। कैसा है ये, ग्रीन है। और ये कैसा है, प्योर है। व्रिंकल और ये हो गया व्रिंकल और ग्रीन, प्योर। यानी अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना, जो आप भी बना सकते हो। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ आ जाना है। यानी कि अगर देखा जाए तो हम लोगों को कैसा कैसा कैरेक्टर मिला। एक मिला राउंड और येलो। पहले फिनोटाइप रेशियो देखते हैं। क्या देखते हैं, फिनोटाइप रेशियो, राइट, जो हमेशा पूछता है अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ तो राउंड येलो मिला, राउंड येलो, राउंड येलो। दूसरा हमारे पास मिला राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन, ठीक है। और उसी के बाद देखने को मिला राउंड और येलो, राउंड और येलो, राउंड और येलो। और एक और मिला सेम व्रिंकल और ग्रीन। कैसा मिला, व्रिंकल और ग्रीन, राइट। यानी कि फिनोटाइप में मुझे चार तरह की चीजें मिली, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन हो गया, राउंड ग्रीन चाहिए ना यहां पे, यस, राउंड ग्रीन, दिस वन। अब जरा देख लो, इसमें 4 का मतलब 16 है ना, तो इसमें सब में आप देखोगे तो इसका आउटपुट ऐसे आ रहा है। राउंड येलो आपको आएगा 9, राउंड ग्रीन हो गया 3, और व्रिंकल और येलो, और व्रिंकल और येलो में आपको देखने को मिलेगा 3, और व्रिंकल और ग्रीन हमारे पास एकदम एग्जैक्टली क्या है, 1। यानी कि अगर रेशियो, फिनोटाइप रेशियो आपसे पूछा जा रहा है तो इसका लिखोगे 9:3:3:1। ये कौन सा रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो है। कैसा है, फिनोटाइप रेशियो। 9 कैसा है, राउंड और येलो, राउंड और ग्रीन 3, व्रिंकल और येलो 3, और 1 आपको मिलेगा व्रिंकल और ग्रीन, ठीक है। इसको कर लेना। देखो यहां तक करना आसान है, इसके बाद का पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल है। अब जो ये पूछेगा जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो निकालना, इस बॉक्स के अनुसार आपको अलग अलग सबको सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे 2 कैपिटल आर 2 कैपिटल वाई है तो अलग लिखना पड़ेगा राउंड येलो। और देखो ये पूरे के पूरे 16 भाग में केवल एक ही बार आया है। उसी तरह देखो यहां पे 2 स्मॉल आर 2 स्मॉल वाई, वो एक अलग है। यानी कि व्रिंकल और ग्रीन जीनोटाइप हमारा एग्जैक्ट जीनोम को दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे देखो इसका रेशियो डायरेक्ट अगर आपको लिखना है, आप लोग याद करके लिख लेना, ठीक है ना। जीनोटाइप रेशियो ऑफ व्हाट, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, याद रख लेना। लिखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूं, ऐसे लिख लेना 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ठीक है। ऐसे लिख के याद कर लेना। 1:1, 2:4:2, 1:1, 121, 242, 121 जोड़ के देखना। 2 1 3 1 4, 2 6 4 10, 2 12, 1 13, 2 15 और 1 16, यानी कि 4 4 जा 16 का कॉम्बिनेशन है। अब आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, तो ध्यान से देखना। ये 1 क्या है, ये 1 ऐसा है जो पीछे आके देखना, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, 2 कैपिटल आर और 2 कैपिटल वाई। कैसे आया जीरो टाइप रेशियो,
यानी कि 2 कैपिटल R 2 कैपिटल Y, यानी कि कैसा हो गया, राउंड और येलो। और ये दोनों कैसे हैं, प्योर है, ठीक है। उसी तरह 2 कैसे आ गया, 2 सर कैसे आ गया, इसको आप सीधी सी आना अपने बॉक्स में देखना, ऐसा एलील का करेक्टर जिसमें एग्जैक्टली सेम शो कर रहा है। जैसे मान लो 2 कैपिटल R 1 कैपिटल Y। अब जरा ध्यान से देखो इसमें कहां कहां है, 2 कैपिटल R 1 कैपिटल Y और ये Y, यानी कि देखो ये यहां पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों कैरेक्टर अब उस तरह का कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा लॉजिक? तो ये ऐसे बनेगा। तो इसका आउटपुट आप ऐसे याद कर लेना, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1। ये आपसे पूछेगा नहीं, हायर क्लास के लिए देता है, बस इतना जानिए। और फिनोटाइप रेशियो आपको याद होना चाहिए। फिनोटाइप रेशियो हमारा कितना है, 9:3:3:1। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। यही कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मैं आपको वही बताया जो अलग नहीं था, ये सेम दोनों लॉ को आप जब मिला देंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, तो आपको मिल जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब, आप ध्यान से जब आप जाओगे, आप ध्यान से देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है। जिसकी पहले स्लाइड आप देखो, पहली स्लाइड में हम लोगों ने जब बात किया था, देखो हमने किससे किससे मल्टीप्लाई किया, राउंड और येलो और व्रिंकल से, और लेके आया F1 जनरेशन से, जो कि हमारे पास केवल और केवल क्या मिला था, राउंड और येलो। राउंड और येलो से हमने क्रॉस कराया और उसकी हिडन कैरेक्टर आपको देखने को मिल रही है अलग अलग वेरिएशंस के रूप में, जो कि राउंड येलो, राउंड ग्रीन भी दिख रहा है, व्रिंकल और येलो भी दिख रहा है, और व्रिंकल और ग्रीन भी दिख रहा है। यानी कि जो हिडन कैरेक्टर हमारा रिसेसिव कैरेक्टर भी है, वह एक जनरेशन F2 में उभर के आके अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। यही कहलाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। इसको आप कर लो, इसका रेशियो मोस्टली पूछता है, ठीक है। अब आप जरा नेक्स्ट पार्ट में आओ, जो एक केवल पार्ट आपका बचता है, जिसको हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही छोटा है, लेकिन 1 या 2 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आ गया सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स डिटर्मिनेशंस में हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बात किया था, जैसे हमारे पास क्या हो गया, फादर, और ये हमारे पास क्या हो गया, मदर। और फादर का क्रोमोजोम्स हमको पता है क्या होने वाला है, ये हमारे पास है X और Y। और मदर का हमारे पास क्रोमोजोम्स क्या है, XS। ये हमारा क्या है, पेरेंट्स एलील। क्या हो गया, पेरेंट्स एलील, ठीक है। पेरेंट्स एलील हो गया। एलील के जगह पे मैं लिख दिया क्या, यस, ठीक है। अब क्या करना है, आप जानते हो, सबसे पहले बॉक्स बनाओ, गैमेट X और Y को अलग कर दो, यहां पे भी X और X को कर दो। अब जरा बताओ इसमें किस तरह का फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों का कैरेक्टर देखो अलग है, इसलिए यहां जो फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बस क्रॉस करके देख के आउटपुट निकाल लो। ये तो बाएं हाथ का खेल है, कुछ नहीं करना है। X X से मैच कर दो, क्या मिला, X और X। यहाँ चीज यहाँ पे आ गया X और X, इससे मल्टीप्लाई किए तो आ गया X और Y, और यहाँ आ गया हमारा X और Y। समझ में आ ही रहा है। XX यानी कि सब के सब हमारे पास क्या हो गए, फीमेल, ठीक है। XX इसका भी मतलब हो गया फीमेल, और X और Y का मतलब एक Y काफ़ी है डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, F1 जनरेशन। यानी कि हमारे पास अगर इसकी रेशियो पूछ दूं कि सेक्स डिटर्मिनेशंस का रेशियो मेल में हमारे पास आएगा, तो क्या हो गया, 2:1, यानी कि 1:1 रेशियो परसेंटेज वाइज पूछा जा रहा है। तो कितना आ रहा है, 50-50 का परसेंट है, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई होगा, इससे रिगार्डिंग जब भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही आते हैं। तो एक बार देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आप लोग देखें, धन्यवाद आप सभी का। कॉमेट हब में आप लोगों को हर एक प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे हर एक सब्जेक्ट प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग देखो, इसको सब्सक्राइब करो, कोई भी कमेंट करो, जो भी आपको लगता है इसमें ऐड या कोई भी चीज़ हो।
इस वाले चैप्टर में जो हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट था, मैंने हर एक चीज़ को, पॉइंट को आपको जो क्लास 10 तक का था समझाने की कोशिश किया। एक बार गो थ्रू करिए, आप हर एक क्वेश्चंस को पकड़ लेंगे, तीनों लॉ मुंह ज़बानी याद हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट द मैन। जितनी बार आप करेंगे, पढ़िए, एक लॉ को पढ़ के थोड़ा रिमाइंड कीजिए, रिमेंबर करिए, विजुअलाइज कीजिए और फिर से लिखिए। पढ़िए, लिखिए, रिमेंबर करिए, याद करिए। बार बार करने से याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।